अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है खसारे की सरमायाकारी। खसारे की जो सरमायाकारी है आम तौर पर जो है जो मुल्क किसी भी मुल्क में जो बैंक होता है जो मरकज़ी, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो करेंसी नोट छापता है और ये करेंसी किसी बाकायदा असूल के तहत छापी जाती है। इसकी वजह ये होती है कि लोगों का करेंसी की कदर पर भरोसा रहे, एतमाद रहे और इसकी कदर में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। ठीक है, अब क्या है, इस मकसद के लिए बैंक जो है वो करेंसी छापने से पहले एक मुकर्रर शरह के मुताबिक गैर मुल्की ज़र मुबादला या सोना चांदी की कुछ मकदार अपने पास रखता है। यानी कि जो मरकज़ी बैंक है वो क्या करता है, मरकज़ी बैंक नोट छापता है और नोट छापने के लिए वो क्या करता है सोने या चांदी की कुछ मकदार अपने पास रखता है, अब क्या होता है कि इस शरह के मुताबिक करेंसी जारी की जाती है। पाकिस्तान में ये शरह कितनी है? 30% है। पाकिस्तान में ये शरह 30% है। लेकिन बाज़ औक़ात हुकूमत को अपने मंसूबों की तकमील के लिए जब ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत पड़ती है तो वो मरकज़ी बैंक के ज़रिए करेंसी नोट छपवा लेता है। क्या करता है, कोई काम करना है उसके लिए वो कहता है कि आप करेंसी नोट छापो, जिसके बदले में कोई चीज़ ज़रे ज़मानत या ज़रे महफूज के तौर पर नहीं रखी जाती। यानी जब पैसा छापता है तो वो रखता है, लेकिन जब रकम ऐसी छापी जाए जिसके बदले में सोना या चांदी ना रखा जाए, इसे हम कहते हैं खसारे की सरमायाकारी। ठीक है, यानी बगैर गारंटी के नोट छापे जाए, इसे हम आम बगैर गारंटी के नोट छापना। अब क्या होता है, आमतौर पर जो खसारे की सरमायाकारी का तरीका है वो तरक्की पजीर ममालिक, ज़्यादा कौन से मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अडॉप्ट करते हैं। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज क्यों करते हैं? क्योंकि उन ममालिक के लिए ज़राए से ज़रूरी मालियात का असूल खासा मुश्किल है, टैक्सेस वगैरह कम मतलब लोग पे करते हैं ना, इसलिए चूँकि इन ममालिक में लोगों की वजह क्या है कि उन ममालिक में क्या वजह है कि लोगों की वाई स्टैंड फॉर इनकम, आमदनियाँ बहुत कम है। जब लोगों की बच्चों आमदनियाँ कम है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि उनकी सेविंग्स भी कम होंगी, बचतें भी कम हैं। लोगों की कुव्वत खरीद भी इतनी नहीं होती कि इन पर टैक्सों का बोझ डाला जाए। ठीक है, अब सेविंग्स भी कम है इसलिए टैक्सेस भी वो कम ही पे करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हुकूमत के पास माली वसाइल को हासिल करने का आसान जो तरीका है वो यही रह जाता है कि वो खसारे की सरमायाकारी करे। अब जो खसारे की सरमायाकारी जो है वो जब करेंगे तो कर्ज उसको पूरा करने के लिए यानी कि अपने बजट के खसारे की सरमायाकारी करते हैं, लेकिन जब अपने बजट के खसारे का वो बनाएंगे तो इस खसारे को पूरा करने के लिए या तो वो क्या करेंगे, यानी आपका जब बजट डेफिसिट होगा जब बजट डेफिसिट होगा तो वो क्या करेंगे, या तो कर्जे तलब करेंगे यानी डेट ज़्यादा लेंगे, ठीक है, उनको बढ़ा देंगे, या क्या करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ा देंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग दो ही हैं, या तो लोन वगैरह ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग को ज़्यादा कर देंगे। अब इसके बारे में भी दो तरह के व्यूज़ हैं। ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और एक तरफ जो बाद में मॉडर्न हमारे केन्स वगैरह आते हैं वो थे। अब जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं यानी कि जो आपके क्लासिकल व्यू
किसके बारे में? डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में। जो क्लासिकल हैं वो कहते हैं कि खसारे की सरमायाकारी ज़्यादा अहमियत ही नहीं रखती उनके नज़दीक। इनके नज़दीक नजरिए रोज़गार के मुताबिक हर मईशत में ये खसूसियत पाई जाती है कि वो कामले रोज़गार यानी हर वक्त इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रिवेल करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मजमूई तलब और मजमूई रस्त यानी कि मजमूई एग्रीगेट आपकी जो डिमांड है वो बराबर रहती है एग्रीगेट सप्लाई के। तो हम ये भी कहते हैं कि रस्त अपनी तलब खुद पैदा कर लेती है और पीगो के उजरतों का जो निज़ाम है उसकी वजह से खुद ब खुद कामले रोज़गार की सूरत हाल पैदा होती है। ठीक है, लेकिन जब क्लासिकल नज़रिया रोज़गार नाकाम हुआ और पूरी दुनिया जो है वो 1930 के आलमी इक़्तिसादी बहरान में, क्राइसिस में चली गई, तो उसके बाद उन्हें लगा कि ये तो कोई, तब पता चला कि नहीं, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कोई चीज़ है। ठीक है, मतलब क्लासिकल्स के नज़दीक तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसके बाद हमारे पास केन्स आ जाता है। तो जे.एम. केन्स जो है उसके नज़दीक क्या है? जे.एम. केन्स, ठीक है, उसके नज़दीक बच्चों वो ये कहते हैं, उसने अपनी एक बुक लिखी थी 1936 में। कब लिखी थी? 1936 में। नाम क्या था? ज़र, सूद और नज़रिए रोज़गार। उसने उसकी जो आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको बड़ी अहमियत दी। उसने उसके मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक के लिए टैक्सों में इजाफा करके सरमाए को हासिल करना ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं रहता। यानी टैक्स बढ़ा दे तो वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। वो कहता था, वो यानी टैक्स कहता था भाई उसे आप बढ़ाएं मत। ठीक है, टैक्स एक अच्छा तरीका नहीं है, टैक्स को वो अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि इससे टैक्स से क्या होता है, लोगों की परचेजिंग जो पावर है वो कम हो जाती है, लोगों की कुव्वते ख़रीद जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इनका मिलाने सर्फ यानी एमपीसी और एमपीएस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और इसका असर सरमायाकारी की, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। लिहाजा तरक्की पजीर ममालिक के लिए वो कहता था कि वसाइल को हासिल करने के लिए सबसे बेहतर सूरत ये है कि वो खसारे की सरमायाकारी करें। ठीक है, अब हम उसके जो असरात हैं वो देखेंगे कि क्या हैं। अब तमील खासिर या खसारे की सरमायाकारी के असरात दो तरह के हैं। माशी असरात ये मुस्बत तो नहीं होते, मतलब कुछ चीज़ों में मुस्बत भी हैं और कहीं मनफी भी हैं, ज़्यादा मनफी ही हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहला जो हम अगर उसका इफ़ेक्ट देखना चाहें तो वो क्या होगा कि ज़र की गर्दिश और मिकदार दोनों बढ़ जाएंगी। क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी, दोनों ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक इफेक्ट ये होगा। फिर जिसके नतीजे में मुल्क में क्या हो जाएगा, अफराते ज़र, इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी और इस तरह ज़र की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो जाएगी। ताहम अगर इससे क्या होगा, ज़र की वैल्यू ऑफ जो आपकी मनी है वो कम हो जाएगी, कुव्वत ख़रीद यानी डीवैल्यूएशन ऑफ मनी हो जाएगी। ताहम अगर हम तमील खासिर को तरक्याती मकासद, प्रोडक्टिव जो आपके प्लान्स हैं या आपके जो मंसूबे हैं उनके लिए यूज़ करते हों तो इसके कुछ असरात मुस्बत होते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि उनके दरमियान गैप कितना आया है। गैप का क्या मतलब है कि जब आपने नोट छापे और साथ मंसूबा शुरू किया, वो मंसूबा कितनी मुद्दत का था, उस बात पे भी ये मतलब डिपेंड करता है। अगर तमील खासिर और उसके नतीजे में जो हुई है पैदावार, उसके दरमियान वक्फा कम होगा, यानी कि वक्फा अगर आपका कम होगा, किसके दरमियान, अगर कम होगा पैदावार और तमील खासिर के दरमियान वक्फा कम होगा, तमील खासिर और पैदावार के दरमियान
के दरमियान वक्फ अगर कम होगा तो फिर क्या होगा, इसकी सूरत में अफराते ज़र इतना शदीद नहीं होगा, तो फिर अफराते ज़र कम होगा। लेकिन अगर वक्फा ज़्यादा हुआ तो फिर उसका असर बहुत ख़तरनाक होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डिपेंड, फिर इस तरह तमील खासिर एक बोझ बन जाएगा जो कि मईशत पर अफराते ज़र की शिद्दत और ज़्यादा हो जाएगी। अब आ जाता है कि हम इसके इफ़ेक्ट्स को कम कैसे करें। तो सबसे पहला है ज़राए का हम बेहतर इस्तेमाल करके। मुल्क के ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल हम करें और उस खसारे की सरमायाकारी को सिर्फ पैदावारी कामों के लिए हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तब उसके बाद आ जाता है ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है उन की रस पर कंट्रोल करें। ज़रूरियात ज़िंदगी की रस यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी आपको चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, बेसिक नेसेसिटी, उनकी सप्लाई पर कंट्रोल हम करें। क्या मतलब है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों को मुकर्रर प्राइस को इसमें फ़िक्स कर दिया जाए, यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए फ़िक्स कर दी जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर, राशन डिपुओं वगैरह पर लोगों को कम कीमतों पर चीज़ें दी जाए। उसके बाद आ जाता है दरामदी व बरामदी पॉलिसी। दरामदी बरामदी पॉलिसी में बच्चों क्या होता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी इस तरह से मुरतब करे कि मुल्क में ज़रूरी अशिया की रस्त कम ना होने पाए, यानी वो अशिया सिर्फ वो ही बरामद करे जो कि वाफर मिकदार में हो, यानी जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, ज़्यादा मैक्सिमम होगी उन्हीं को वो एक्सपोर्ट करे। और इम्पोर्ट्स जो है और इन अशिया की दरामद पर पाबंदी होनी चाहिए जो कि लग्जरीज हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मालियाती पॉलिसी। मालियाती पॉलिसी में क्या है कि हुकूमत जो है वो अफराते ज़र को कंट्रोल कर सकती है अपनी इस पॉलिसी के ज़रिए। वो क्या कर सकती है कि भारी महसूल आयद करे लग्जरीज पे, हुकूमत को टैक्सों की सूरत में भारी रकूम हासिल होगी जिसे वो अपने दीगर पैदावारी कामों में लगा सकती है। और इस तरह हुकूमत को अपनी आमदनी और ख़र्च की पॉलिसी इस तरह से मुरतब करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च पैदावारी मकासद के लिए किया जाए और जो गैर पैदावारी खर्चात हैं उससे इज्तनाब किया जाए। थैंक यू वेरी मच।